हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर स्टार्ट करा था और कुछ बातें करी थी लास्ट क्लास में कि मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है। और हमने ये भी देखा था कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करी थी। तो आइए एक बार रिकैप करके चीज़ों को फिर से लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ मैटर, और यहाँ पर हमने देखा था कि भाई जो मैटर होता है सर, कोई भी चीज़ जो दो कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही हो, मास को, उसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज मैटर। फिर हमने इसके 2-3 एग्जांपल भी लिए थे, लाइक डस्टर, बुक। इन सभी चीज़ों के पास क्या है, मास है, और साथ में ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज मैटर। ओके, और उसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैटर की, कि मैटर टेंजिबल होते हैं, है ना। मतलब टेंजिबल बोले तो हम इन्हें टच कर सकते हैं, है ना, इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें फील कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, और ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। और फिर उसके बाद वी कैन सी ये बातें हो गई। और फिर हमने एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एयर हो गया, गैसेस हो गई, ये मैटर है कि नहीं। तो वी गॉट द आंसर कि एयर भी क्या है, मैटर है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल भाई, कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और साथ में उसका कुछ ना कुछ मास होता है। और इसके वेरिफिकेशन के लिए वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ एलपीजी, कि हम जब गैस भराते हैं भाई, एलपीजी जो है वो रिफ़िल करवाते हैं, तो रिफ़िल करवाने पर उसमें कुछ नहीं, गैस ही फिलअप करा जाता है, समझ रहे हो, गैस ही फिलअप करा जाता है, और उसका मास क्या हो जाता है, एलपीजी का इंक्रीज़ हो जाता है, उसका मास इंक्रीज़ हो जाता है। और एक सर्टेन टाइम के बाद हम उसमें और गैस रिफ़िल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना गैस हमने भर रखा है भाई, उसने सारा का सारा वॉल्यूम क्या कर रखा है, इसके अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम कह सकते हैं सर कि गैस का भी मास और वॉल्यूम होता है, जैसे हम ये कह पा रहे हैं कि उसका मास और वॉल्यूम होता है, तो वो भी मैटर है। ओके, फिर हमने देखा था कि नॉन मैटर क्या होता है। सर जो जिसके पास मास ना हो, वॉल्यूम ना हो, उसे हम नॉन मैटर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए वी हैव फीलिंग्स, हॉट एंड कोल्ड, समझ रहे हो, हीट, स्किल, लव, हेट, या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं, लाइक आप लाइट बोल सकते हो, है ना, हीट बोल सकते हो। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, नॉन मैटर है, क्योंकि इनका ना ही कोई मास होता है और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, फिर हमने एक कंपैरिजन देखा था मैटर और नॉन मैटर के बीच में। ये वही बातें हैं, फिर से रिपीट कराई मैंने। एंड देन हमने बहुत बेसिक सी बात देखी थी कि सर जितना भी मैटर होता है दुनिया में, जितना भी मैटर होता है, मतलब जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, एंड दैट पार्टिकल कुड बी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। फिर उसके बाद हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। ये एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। फिर वी स्टार्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो था कि सर पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, आज हम इसके वेरिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ये चीज़ कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड वी हैव वेरीफाइड दैट एज वेल कि सर आप लेमनेड बनाते हो नींबू पानी, या फिर पानी में सॉल्ट घोलो, या फिर कोई भी सोल्यूशन में, कुछ समय के बाद जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वो गायब हो जाती है। जैसे यहाँ पे सॉल्ट जो है वो गायब हो जाएगा जब उसे कुछ देर के लिए इस वाटर में डाल दिया जाए और उसे स्टीयर कर दिया जाए। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है सर कि ये अगर वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस खाली है, उन्हीं स्पेसेस में ये जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर वो स्पेस में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं होगा। सो वी कैन से कि भाई यहाँ पे स्पेस खाली था। ओके, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर के साथ। लेट्स स्टार्ट
इससे पहले कि हम और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें, लेट अस वेरीफाई ना, हेडिंग डालते हैं वेरिफिकेशन। कैसा वेरिफिकेशन भाई? वेरिफिकेशन के पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, लेट्स वेरीफाई दैट। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि लेट्स से हमारे पास एक बीकर है भाई। ओके, सिर्फ एक बीकर नहीं है, हमारे पास कई सारे बीकर्स हैं। ओके भाई, क्या आ रहा है ये? लेट्स से वी हैव अ लॉट ऑफ बीकर्स। ओके, वी हैव 4 बीकर्स। ओके, मैंने करा क्या, इन सब में इक्वल वाटर फिलअप कर लिया। इन सब में इक्वल वाटर फिलअप कर लिया। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि सर मेरे पास 4 बीकर हैं, चारों बीकर में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप कर लिया है। और पहले वाले बीकर में मैं डाल रहा हूँ एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका क्रिस्टल डाला जा रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, इस पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डालते ही जो ये कलर होगा वाटर का जो कलर होगा वो लाइट पिंक हो जाएगा, या अभी फ़िलहाल जो होगा वो पिंक हो जाएगा, बिल्कुल नॉट लाइट पिंक। ओके, दैट विल टर्न इनटू दिस कलर। ओके, ठीक है भाई, ये सोल्यूशन बन गया, इसमें इसको मैंने डाल दिया। अब उसके बाद अब कर क्या रहे हैं कि मैंने यहाँ से इस वाले सोल्यूशन से जो कि बिल्कुल है ना डार्क पिंक हो चुका है, इसमें से मैंने लेट से 10 ml क्या करा, इसका सोल्यूशन उठाया और इसको इसमें डाल दिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ से 10 ml उठाया और 10 ml उठा के इसमें डाल दिया। जैसे ही मैंने 10 ml उठा के इसमें डाला, अब क्या होगा कि सर अभी भी ये जो कलर है इसका क्या कर देगा, इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर से अब इस वाले सोल्यूशन में से फिर से 10 ml उठाया और मैंने क्या करा, इसमें डाल दिया। जब मैंने इसको इसमें डाल दिया तो यू विल नोटिस कि अब जो कलर है भाई, अभी भी ये क्या कर दे रहा है, उसको पिंक कर दे रहा है। अभी भी ये जो बीकर है उसका कलर क्या हो जा रहा है, वाटर का कलर पिंक हो जा रहा है। फिर मैंने इसमें से पानी उठाया, ठीक है। फिर मैंने इसमें से ये सोल्यूशन उठाया और इसका 10 ml मैंने इसमें डाल दिया अगेन। जब मैंने इसका 10 ml यहाँ पे डाला तो यू विल नोटिस कि अभी भी हमें देखने को मिलेगा कि भाई ये सोल्यूशन क्या हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। लेकिन आप डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस ये आ रहा है, सर पिंक तो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं अगर इसको नाम दे दूँ, ये 1 है, ये बीकर 2 है, ये बीकर 3 है, ये बीकर 4 है, ठीक है। सर हमने छोटा सा ये क्रिस्टल डाला था और इस क्रिस्टल की वजह से ये वाला सोल्यूशन पूरा का पूरा डार्क पिंक हो गया। ओके, फिर हमने इसमें से कुछ 10 ml जो है सोल्यूशन यहाँ से उठाया और उठा के जब इसमें डाल दिया, इस वाले बीकर में डाला, तो ये भी पिंक हो गया, लेकिन इसका जो कलर है वो लाइट है। बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या करा, इसमें से 10 ml उठाया और इसमें डाल दिया। सर इसका कलर अगेन पिंक तो है, लेकिन और वो लाइट हो गया, कलर जो है वो लाइट होता जा रहा है, फेंट होता जा रहा है। इस बात से समझो कि हमें पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि सर यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स खुल चुके हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ तो सिर्फ एक क्रिस्टल से, समझ रहे हो, सिर्फ एक क्रिस्टल से यहाँ पे इतने ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे
डिज़ोल्व हो चुके हैं कि अगर मैं 10-10 ml करके यहाँ से मैंने 10 ml निकाला तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स आए होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसकी वजह से पूरा का पूरा पिंक हो गया। फिर यहाँ पूरे सॉल्यूशन में से मैंने 10 ml ही निकाला, उस 10 ml में भी कुछ पार्टिकल्स आए होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, पिंक हो गया। फिर इसका भी 10 ml मैंने उठाया तो उसमें भी कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आए होंगे, तो उसकी वजह से ये पिंक हो गया। तो अब सोचो कि सिर्फ एक क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल्स रहे होंगे कि बार बार इसको डाइल्यूट करने पे, है ना, अब वाटर में मिलाने पे भी वो कलर पिंक होता जा रहा है, ऑल्दो वो लाइट होता जा रहा है, क्योंकि जो कंसनट्रेशन है एलनट से कंसनट्रेशन, जो अमाउंट है पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वो कम होता जा रहा है, लेकिन वो सफिशेंट इनफ है कि हमें जो चेंज है कलर में वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सिर्फ एक क्रिस्टल में, आप समझ रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट के एक स्मॉल क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अगर एक स्मॉल क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तभी तो वो बहुत सारे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो पार्टिकल्स, ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या? वी कैन कंक्लूड हियर कि सर ये लॉट ऑफ पार्टिकल्स हैं और हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का स्मॉल क्रिस्टल है, तो वी कैन सी सर particles of potassium permanganate is very small. Okay, now let's move on और हम बातें करते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, and that is the third one. Let's continue. Characteristics of particles of matter. देखिए, हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड वन इज particles of matter have force of attraction between them. क्या मतलब ये कि लेट्स से हमारे पास ये एक आयरन रॉड है। ओके, मैंने एक आयरन रॉड बनाया यहाँ पे। सर ऑब्वियस सी बात है, आयरन रॉड के पास भी मास है, वॉल्यूम है, तो ये भी एक मैटर है। ये एक मैटर है तो ये भी पार्टिकल से मिलके बना होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसका एक छोटा सा यहाँ का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, उसको बड़ा करके बना रहा हूँ। ओके, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। लेट्स से ये इसके पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स होंगे, मैं बस 2-4 पार्टिकल्स आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर एक पार्टिकल है मेरे भाई, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींच के रखते हैं अपनी तरफ। लाइक मैं अगर इस पार्टिकल की बात करूँ, इस वाले पार्टिकल की बात करूँ, तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाता होगा, क्योंकि ये जो है ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही? सेम चीज़ ये भी कर रहा होगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे
वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं बाइंडेड होते हैं किसी भी मैटर में। जैसे मैं आयरन रॉड की बात कर रहा हूँ, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर नहीं जा रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं, वो टूट नहीं रहे हैं। द रीज़न इज सिंपल कि पार्टिकल्स ने इन्हें पकड़ रखा है। ये बात समझ में आ रही है? सर ये पार्टिकल इसको पकड़ के रखा है, ये पार्टिकल इसको पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि इनके बीच में लग रहा है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ कि सर डिफरेंट मटेरियल में, इन केस ऑफ डिफरेंट मैटर या मटेरियल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वेरीज। क्या मतलब ये कि सर हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, और किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। हाँ, होगा सब में, नो डाउट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सारे के सारे पार्टिकल्स में लगेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पार्टिकल्स के बीच में कम लगे, कुछ पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा लगे। सर जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज़्यादा होगा, समझिएगा इस बात को, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स को अलग करना हम उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए। जैसे मैं बोलूँ कि लेट्स से ये दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ओके, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ओके। अगर ये ज़्यादा होगा, अगर ये क्या होगा मेरे भाई, ये फोर्स अगर ज़्यादा होगा, तो मुझे अगर इनको तोड़ना है, लेट्स से यहाँ से तोड़ना है, तो मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये कम होगा तो मुझे इनको अलग करने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होगा, तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जिस भी मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूँ, एग्जांपल लूँ भाई, लेट्स से एक चॉक है मेरे पास, ओके, और दूसरी तरफ है मेरे पास आयरन रॉड। क्या है मेरे पास? आयरन रॉड। आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ जो है, तो स्ट्रेंथ ऑफ चॉक इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ आयरन रॉड, इजंट इट? अगर ऐसी बात है, मतलब सर इसके पार्टिकल्स के बीच में, किसके पार्टिकल्स के बीच में? आयरन रॉड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी तो इसे तोड़ने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वेयरएज चॉक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए, तो वो कंपैरेटिवली क्या होने वाला है? कम होने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से मैं कंक्लूज़न ये ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि सर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, नो डाउट। वो कुछ मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो सकता है, कुछ मटेरियल्स के पार्टिकल्स के बीच में कम हो सकता है, लेकिन फोर्स होगा। सर जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे पार्टिकल्स या मैटर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू द मटेरियल, है ना, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने वाला है। सो लेट अस कंक्लूड, this is our statement, okay, and in case of different material, force of attraction between particles varies. We talked about that, like there is variation between the force of attraction in the particles of chalk and the particles of
iron rod. We can say one more thing. We can conclude one more thing. Force of attraction between particles is directly proportional to what? Strength of material. सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल सा मतलब है कि सर अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात अभी समझिए आप। अगर ये कम होगा तो ये भी क्या होगा? कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अभी के लिए आप इतना ही समझिए। दिस इज अवर थर्ड कंक्लूजन, थर्ड लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पार्टिकल्स के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली भी बोल सकते हो। मूविंग क्या मतलब ये सर आप बोलते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहे हैं, कभी आप बोल रहे हो वो हमेशा मूव करते हैं। बिल्कुल। आइए इसको समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं लेट्स से किसी मैटर की बात करूँ, ठीक है, लेट्स से किसी पार्टिकल के बारे में बात करूँ, किसी मैटर के पार्टिकल के बारे में बात करूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से ये कुछ पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के, पता नहीं है मैटर क्या है, बट है, मैटर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल भाई मूव कर रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये हमेशा मूव करेगा, वो चाहे कोई सा भी मैटर हो। अगर कोई चीज़ मैटर है तो वो पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और अगर पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करने वाले हैं। ओके, आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसे कैसे पता लगाया गया, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये जो मोशन है वो डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसका पता कैसे लगा गया। हु ऑब्जर्व्ड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, या हाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व ये करा क्या कि लेट्स से हमारे पास एक बीकर है। ओके, दिस इज़ अ बीकर और इसमें इन्होंने वाटर डाला हुआ। इस वाटर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन आप कुछ भी समझ, मान लो छोटे छोटे कोई पार्टिकल्स हैं। अभी पॉलन ग्रेन्स क्या ही जानोगे आप, तो अब बस ये समझो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर पड़े हुए वो विजिबल है। विजिबल इन सेंस उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप वगैरह लगा रखा है, और उन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो बड़े ही अटपटे डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। कभी कभी इधर, है ना, समझ रहे हो, फिर यहाँ पर जाने के बाद कभी इधर, फिर यहाँ पे जाने के बाद लेट्स से कभी इधर, फिर यहाँ पे जाने के बाद कभी इधर। कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग पॉलन ग्रेन जो है वो मूव कर रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने एक आइडिया दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। द रीज़न वाज सिंपल। उन्होंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल हैं या ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस वजह से मूव कर रहे हैं क्योंकि वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल इनके अराउंड हैं। मेरी बात समझिए कि पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन वाटर के ऊपर प्रेजेंट है। तो सर इस वाटर के अराउंड, इस पॉलन ग्रेन के अराउंड जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, और इनके रैंडम मोशन के कारण, किसके रैंडम मोशन के कारण, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रैंडम मोशन के कारण वो कभी कभी क्या कर रहे हैं, इस पॉलन ग्रेन को हिट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन रैंडम मोशन में आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे ये कंक्लूड करा जा सकता है कि सर कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स हैं वाटर के,
जो कि एक मैटर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कि एक मैटर है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन वो पॉलिन ग्रेन को भी हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिन ग्रेन भी मूव करने लगता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन का नाम दिया, एज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व। Okay, what is Brownian motion? What is Brownian motion? It is nothing but motion of pollen grains in a random way due to random motion of water particles. Okay, this is what we call Brownian motion. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको समझने के लिए हम एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट्स से दिस वाज द हाउ रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व दिस वन। हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि नहीं सर, पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मोशन होता है। ओके, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हालांकि एग्जांपल तो पहला ही है ये। ओके, आप करो क्या, लेट्स से आपके पास ये बड़ा सा रूम है ना। इस रूम में यहाँ पर आपने क्या करा भाई, एक परफ्यूम का बॉटल है, उस परफ्यूम के बॉटल से स्प्रे कर दिया आपने, परफ्यूम के बॉटल को स्प्रे कर दिया, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम ये जो परफ्यूम है ना, ये पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा। सर आपको कैसे पता कि पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा? अरे भाई, जब आप यहाँ से लट से आओगे, यहाँ पर आए आप, तो ये आपके पास भी तो पहुँचेगा। मैं बोला पूरे रूम में है, मतलब आपके पास भी होगा, तो हम इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आ चुका है। अभी कैसे हो सर, इस प्लेस से है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा जो परफ्यूम पूरे रूम में फैल गया, ऐसा कैसे हुआ सर? द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल कि सर यहाँ पे मोशन हुआ ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन हुआ, आपने स्प्रे करा था परफ्यूम, वो गैसियस फॉर्म में वो मूव करते हुए हर जगह चला गया। बात समझ में आ रही है? तो वी कैन से कि सर वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर मैं एक आध दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या करते हैं भाई, एक बीकर लेते हैं कुछ ऐसा, इस बीकर में यहाँ तक मैंने वाटर फिलअप कर दिया। क्या फिलअप कर दिया? वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिलअप करने के बाद मैंने क्या करा, इसमें वन ड्रॉप ऑफ इंक इसमें डाल दिया। इसमें क्या कर दिया, 1 ड्रॉप ऑफ इंक इसमें डाल दिया। भाई ये इंक जब मैंने डाल दिया तो मैं कुछ समय बाद ऑब्ज़र्व करूँगा उसको, अगर कुछ समय बाद देखूँगा तो मैंने यहाँ पे इंक डाला था और ये एक पूरा का पूरा स्पीकर में वाटर में स्प्रेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो बीकर है, वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। वाटर हो जाएगा आपका ब्लू कलर का। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे इंक के पार्टिकल्स ने मूव करा, मोशन करना ही सिर्फ इंक के पार्टिकल्स नहीं बल्कि वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, जो उसकी हेल्प करेंगे यहाँ से पूरे के पूरे बीकर में फैलने के लिए। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, अब एक बात समझिए और कि सर हमें ये तो समझ में आ गया, सिंपल सी बात थी कि आपने ये समझा दिया कि पार्टिकल्स आर मूविंग। ओके,
पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है सर, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, वो क्या कि सर जो पार्टिकल्स का मोशन होता है, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी एनर्जी है। या फिर ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक पार्टिकल, लेट से समझिएगा, ये एक पार्टिकल है मेरे पास और ये मोशन में है। ये किस में है? मोशन में है। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हम बोलते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो तभी मूव कर पा रही है क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो उसे क्या कर पा रही है? मूव करवा रही है, चला पा रही है। ओके, मतलब ये कि सर जितने भी पार्टिकल्स थे या जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो सब मूव करते हैं, तो सबके पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अगर मैं एक काम करूं, मैं क्या करूं, मैं थोड़ी एनर्जी इस पार्टिकल को और दूं। सर ये मूव कर रहा है, बात को समझिए कि सर ये मोशन में है, ये जो है वो मोशन में है, ये मोशन में है। सर मोशन में क्यों है? क्योंकि इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या करूं, इसमें थोड़ी एनर्जी और ऐड कर दूं। तो क्या मैं कह सकता हूँ ड्यू टू दिस एनर्जी जो उसका मोशन होगा, जो इसका रैंडम मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? आप समझो कि सर वो मूव ही इस वजह से कर पा रहा है, पार्टिकल्स जो हैं वो इसी वजह से मूव कर पा रहे हैं मैटर के अंदर क्योंकि उनके पास है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं थोड़ी एनर्जी और प्रोवाइड कर दूं उनको तो वो और तेज़ी से मूव करेंगे, उनके अंदर मोशन जो है वो और होगा। है ना? तो अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए सर कि हम कैसे एनर्जी बढ़ा सकते हैं। मैं बोलूँगा यार एनर्जी बढ़ाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं और वो काम ये कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जिससे जो होगा उस पार्टिकल्स का, समझो देखो ये एक बीकर था, इसमें मैंने वाटर रखा है। हम सबको समझ में आ रहा है कि वाटर पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, आर सेट इन मोशन। लेकिन मैंने करा क्या भाई, नीचे से आग लगा दी। समझ रहे हो? नीचे से आग लगा दिया मैंने, हीट कर दिया इसको। हीट करेगा क्या? हीट विल प्रोवाइड एनर्जी। तो अब क्या होगा सर, ये जो पार्टिकल्स इसमें पड़े हुए हैं वाटर के ना, ये जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं दे विल गेन एनर्जी। और जब उनके पास एनर्जी आ जाएगी, जब व्हेन दे विल गेन एनर्जी, तो ये और विगरसली मूव करने लगेंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन और कंक्लूड कर सकता हूँ और वो ये कंक्लूजन होगा मेरा, क्या कि सर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर kinetic energy of particles increases and rate of motion also increases, या उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज़ द कंक्लूजन ओवर हियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, सो कैसे भी मैं एनर्जी बढ़ा दूँ तो उनका मोशन जो होगा वो बढ़ जाने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है,
आई एम समराइजिंग द होल थिंग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, फर्स्ट वन वाज पार्टिकल्स। मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो सीधा से लिखते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। वेरिफिकेशन के लिए हमने एग्जांपल दिया था आपको किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला, है ना, कि घोलते जाओ वो पिंक करता जाएगा, मतलब बहुत सारा पार्टिकल प्रेजेंस है छोटे से क्रिस्टल में। दूसरा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। और इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करा था भाई, इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने आपको वो लेमनेड वाला एग्जांपल दिया था कि आप भाई लेमनेड ले सकते हो, है ना, या कोई शरबत वगैरह कि सर हम मिलाएंगे तो जो स्पेस होंगे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो उसमें चला जाएगा। इस बात को वेरीफाई करता है। तीसरा, वी हैव दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और यहाँ से हमने बात सीखी थी कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो स्ट्रेंथ होगा मटेरियल का वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि समझो कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के भाई बैठे होंगे, है ना, तो उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसी को तुम बोल रहे कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ओके। और चौथा हमने देखा कि सर दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ओके। और इस मोशन को हम कहते हैं मेरे भाई ब्राउनियन मोशन, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व करा था, ओके। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। फिर हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे यहाँ पे ये समझने के लिए कि सर आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। और इसी में एक ज़रूरी बात मैंने आपको बताई कि सर जो मोशन होगा वो बढ़ेगा जब आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, और काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो भाई मोशन का रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। आई बिलीव आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, क्या बता सकता हूँ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है सबसे पहले समझें। इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन करें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन के बारे में। आप समझो कि यार हम मैटर से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, वी आर सराउंडेड विथ मैटर, बात समझ में आ रही है। और इन मैटर को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या मतलब ये कि आप समझो कि हमारे पास बहुत सारे मैटर हैं। कोई अगर आपसे बोले कि भाई मैटर को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कोई बोल दे कि भाई जो बेसिस है आपका
सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ को है ना, अगर मेरे को क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन के लिए एक बेस होना ज़रूरी है कि हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी जब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप ये बात लिखना पड़ेगा मेरे को, क्या कि क्लासिफिकेशन नीड्स अ बेसिस। ओके, उसी बेसिस पर ही हम क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। लेट्स से ये आपका क्लासरूम है, दिस इज टू बी योर क्लासरूम, और लेट्स से आपके क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और आपको क्या करना है, आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है। आपको एक टीम बनानी है, ठीक है। इन 50 स्टूडेंट्स में से आपको एक टीम बनानी है। तो एक सवाल आपके पास ज़रूर होगा कि सर टीम किस लिए बनानी है। मे बी सर टीम जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए बनानी हो, मे बी सर जो टीम है वो फुटबॉल खेलने के लिए बनानी हो, मे बी सर टीम चेस तो लेट्स से वॉलीबॉल खेलने के लिए बनानी हो, मे बी टीम आपको डांस करने के लिए बनानी हो। बात समझ में आ रही है सर? मे बी ये टीम सिंगिंग के लिए बनानी होगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर इसी टीम को आप समझो, इसी 50 स्टूडेंट में से मैं कई सारी टीम्स बना सकता हूँ। सर एक टीम ऐसी होगी जो डांस बहुत अच्छी करती है, एक टीम ऐसी होगी जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, एक टीम ऐसी होगी जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है, सर एक टीम ऐसी होगी जो वॉलीबॉल अच्छा खेलती है, और एक टीम ऐसी होगी जो गाना बहुत अच्छा गाती है। तो कहीं ना कहीं हम अलग अलग बेसिस पे, सर डांस अगर मैं बेस बनाऊँ कि मेरे को डांस वाले लेट्स से डांस की बेसिस पे मुझे इन स्टूडेंट्स को बांटना है, इन्हीं 50 स्टूडेंट्स को मुझे डांस के बेसिस पे बांटना है। तो सर एक तरफ होगा बहुत अच्छा डांस करने वाला कोई, है ना। सर एक तरफ होंगे जो अच्छा डांस नहीं करते हैं, एक तरफ बीच में ऐसा ना मॉडरेट, जो जिसको मॉडरेट डांस आता है। सेम गोज़ विद क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सिंगिंग एट्सेट्रा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इन्हीं 50 स्टूडेंट्स को जो कि आपके क्लासरूम में हैं, मैं अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आपके रूम में मे बी लेट्स कंसिडर एक चेयर है। मैं अपने रूम की बात करता हूँ। एक चेयर है ना, एक फ़ैन है, पेन है, टेबल है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने डिसाइड करा कि मैं इन्हीं चीज़ों को जो कि मेरे रूम में पड़ी हुई वो सारे की सारी मैटर हैं, मैं इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक बेसिस लिया मैंने कि सर मुझे क्लासीफाई करना किसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ रही है सर? तो मेरे 2 क्लासिफिकेशन बन गया ना, मैटर विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैटर विथ नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सर इस मैग्नेटिक के यही सारे जो मटेरियल है उसमें चेयर आ जाएगा, समझ रहे हो सर? चेयर आ जाएगा, चेयर में है आयरन रॉड लगा हुआ है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? और लेट्स से टेबल आ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक में टेबल आ जाएगा, पेन आ जाएगा, बुक आ जाएगा। तो मैं इन्हीं मटेरियल को ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर आ जाएगा, सर मेरे रूम में हवा भी है तो यहाँ पे गैस आ जाएगा। फिर मैंने बेसिस चेंज कर दिया और अब मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी के बेसिस पे मैं बांटने वाला हूँ, या ऐसा बोल सकते हो, डेंसिटी आपको अभी नहीं समझ में आएगी। तो लेट्स से मैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको बांटने वाला हूँ कि सर कौन मजबूत है, कौन मजबूत नहीं है ना। तो सर चेयर अलग डिवाइड हो जाएगा, है ना, टेबल इसमें आ जाएगा, सर वाटर अलग डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? मेरा फ़ोन जो है वो इधर आ जाएगा, पेपर इधर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर मैं एक कलेक्शन ऑफ मैटर को, जितने सारे मैटर मेरे अराउंड हैं उन्हीं को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन का कर सकता हूँ। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करना है मैटर का। एक
तो उनके फिज़िकल नेचर, फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे, और दूसरा हम उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। ओके, व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई देम। हम मैटर को याद रखिएगा कि सर क्लासिफिकेशन का तरीका बहुत सारा हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम बेसिस क्या चुन रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 बेसिस ऑप्ट कर रहा हूँ, 2 बेसिस चूज़ कर रहा हूँ। एक तो सर मैटर बना किससे है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ओके। और दूसरा भी है उनका स्टेट, फिजिकल स्टेट, सर वो कैसे हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं फिजिकल स्टेट पे क्लासीफाई करूँ मैटर को, तो वो बेसिकली जनरली तीन पार्ट्स में क्लासीफाई हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर मैं इनको केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बांट दूँ तो इनके 2 टाइप्स हो जाएंगे। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज़ इम्प्योर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मिक्सचर। Okay, these pure substance and mixtures can be classified further, बट ये जो है देखिए, इस चैप्टर में मैटर इन सराउंडिंग में हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बातें कर रहे होंगे। ऑन द एंड वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और अगले लेक्चर में हम बातें करेंगे भाई कि कैसे क्लासिफिकेशन, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इन्हें बांटेंगे, देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना। तो कल की क्लास में हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फिर हम सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को अलग अलग तरीके से देखेंगे और उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।